जाओ क्वेश्चन नंबर 9 8 का नहीं पूरा नहीं। तो अगर मेरे को पहले से 0 बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, 0 कैसे? अगर जैसे C3 माइनस x स्क्वायर C1, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 0 फिर x माइनस x रेज़ टू 4 और वो सब तो वर्क होंगे और एक ही 0 आएगा नहीं है। मतलब x माइनस 4 से मैंने वैसे सॉल्व किया तो वैसे एक स्टेप में आ गया। x स्क्वायर अपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके C3 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। पहला बिंदु आ गया C2 माइनस x C1, तो दो पहली बार तो जो किया उसको एक ही 0 आया वो फिर और एक ऑपरेशन किया होगा C2 माइनस x C1, तो 2 0 आ गए। अब तुरंत एक्सपांशन ये क्वेश्चन नंबर 9 ABC are in AP ABC AP में है तो क्या दिया हुआ आपको? ABC अगर AP में है तो कौन सा रिलेशन दिया हुआ है? उसका यूज होना है। आपको पता है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं यूज आता होगा। तो मैं कौन से रो में क्या R1 में मुझे a प्लस सी लाने की ट्राई करना चाहिए जो मुझे दिया हुआ है 2b इक्वल टू a प्लस सी। a प्लस सी कैसे लाऊंगा? तो a प्लस सी कहाँ से आएगा? R1 में जब R3 ऐड करोगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो 6x plus 10 6y plus 10 दूसरा रो दूसरा एलिमेंट 12y plus 15 तीसरा और a plus c को क्या लिखोगे? 2b। अब वापस पढ़ो क्या था फर्स्ट 6y plus 10 12y plus 15 फिर 18y plus 2b और सेकंड रो का डबल है। तो पहले से 2 कॉमन ले लूंगा तो फर्स्ट रो और सेकंड रो अब जैसे ये जो 14th वाले क्वेश्चन है सोल्व करना है जिसमें है ना, तो सोल्व करने के लिए जब प्रूव करना होगा तो मेरे पास कंपल्सन है कि भाई 2 0 लाए बिना आप एक्सपांशन नहीं कर सकते। सोल्व करना तो ये कोई कंपल्सन नहीं है, आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। पर डायरेक्टली सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भले बोला नहीं है पर फिर भी हम यही ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 आ जाए एक बार फिर एक्सपांशन करें, है ना। जैसे 14 का फर्स्ट है क्या करेंगे? आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सोल्व नहीं करने की इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x की पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है। डिटरमिनेंट का आंसर 0 है तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? एक तो मैं डायरेक्ट एक्सपांशन कर सकता था बट वो मत करो। ये सोचो कि सिंपलीफाई करने के लिए कौन सा रो कॉलम को ऐड करूंगा तो फायदा होगा। C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 मैं तो 0 लाने के लिए ट्राई करूंगा हमेशा। तो रोज में कर लेंगे ना, तो R1 में से R2 माइनस राइट R1 में से R2 माइनस कर लो। R1 में से R2 माइनस करो तीसरा एलिमेंट कैंसिल हो रहा है। C1 में से भी C2 माइनस करोगे तो भी चलेगा, तो भी लास्ट वाला एलिमेंट 0 हो रहा है। ये माइनस एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप कोई भी एक मेथड फॉलो करो तो आपको उस टाइम पर क्लिक हो जाए।
जैसे दिया हुआ है a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है 0 तो x की पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करेंगे? ठीक है, c1 इक्वल टू c1 माइनस c2 एंड c2 इक्वल टू c2 माइनस c3 लिखा सकते हैं। c1 में से c2 को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो क्या बचा होगा? 2x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा तो क्या बचा होगा? माइनस 2x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा तो क्या बचा होगा? 0। क्या बचेगा? इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 2x। यहाँ से क्या कॉमन? यहाँ से क्या कॉमन? तो 2x पे x बाहर आएगा तो 4x स्क्वायर। क्या बचा? 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x, और ये सब कुछ किसके इक्वल है? 0। राइट। अब या तो डायरेक्टली एक्सपांशन कर लो या कहीं पर और एक आध 0 लेके आ सकते हो तो देख लो। इसमें अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 हट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 तो ये 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा तो वापस फायदा नहीं। उसमें C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते तो सर तीनों सेम बन जाते। फर्स्ट उसमें फर्स्ट रूट का कॉमन आ जाता और 2 0 बन जाते। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते तो क्या बचता ऊपर? फर्स्ट कॉलम में तीनों सेम आ जाते। 3a माइनस x, 3a माइनस x और 3a माइनस, फिर वो कॉमन लेके 1 1 1 बना के 2 0 लाते ये भी कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। बट जैसे बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को ये कंपल्सन नहीं कि आपको 0 लाना है या 2 0 लाना है फिर एक्सपांशन करना है। हाँ ले आ पाओ तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। जैसे मैंने इस मेथड से किया, मुझे उसके ऊपर क्लिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर यहाँ से क्यों सीख रहा है कि एक 0 लाऊं या नहीं लो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली एक्सपांशन कर लूंगा। जिसको लेके एक्सपांशन करूंगा तो बस फर्स्ट रो लेके एक्सपांशन कर दो तो 1 लूंगा तो रो छोड़ूंगा कॉलम छोड़ूंगा, क्या हो जाएगा? ये a प्लस x माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a प्लस x प्लस a माइनस x तो 2a बचेगा। ये तो लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये लूंगा प्लस a माइनस x इंटू माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसमें भी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, मुझे इसलिए नहीं करना है बिकॉज़ वैसे भी उतना दिमाग लगाऊंगा उतने जल्दी तो सॉल्व हो जाएगा। मुझे वो कंपल्सन होता है प्रूविंग में, तो फिर मैं वो सब दिमाग लगाऊंगा का एक ऑप्शन नहीं मेरे पास। यहाँ पर मुझे पता है कि मैं जितना दिमाग लगाऊंगा उतना एक 0 लाने के लिए उसमें तो पहले सोल्व कर लूंगा मैं, ठीक है। टर्म इतने बड़े थोड़ी है ना, तो कब कहाँ आपको टाइम देना है वो आपको देख लेना है। मतलब आप जो बोल लो सही है, ऐसा नहीं है कि इसका R1 प्लस R2 और एक 0 भी आ सकता था। तो अब ये बच गया तो फिर तो क्या था मेरे पास, या तो ये 0 होगा, एक तो कॉन्स्टेंट x इक्वल 0 हो गया, यहाँ पर 2a प्लस 3a माइनस x इक्वल 0 तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो मुझे दो मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना था, मेरे दो सॉल्यूशन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में मुझे कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। क्यों? बिकॉज अगर सपोज ये क्वेश्चन होता और मुझे 4 ऑप्शन दिए होते है ना, एक ऑप्शन उसमें ऐसा भी कुछ होता तो फिर मैं इसमें दिमाग लगा 4 में से कौन सी, इसमें तो मुझे पता है कि यही लाना है, तो मेरा दिमाग उसके हिसाब से चल रहा है। जब ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको कैसे पता कि आपको क्या लाना है 4 में से, तो फिर उसमें तो मैं कुछ करूंगा नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे पास पता है कि मुझे इसी 4 में से ऑप्शन लाना है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में x का एक वैल्यू डाल दूंगा, और जब डालनी है तो मैं फिर 0 ही डाल दूंगा, x को 0 डाल दूंगा, डिटरमिनेंट छोटा सा बचेगा, सॉल्व कर लूंगा, और वही x इक्वल 0 चारों ऑप्शन में डाल दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, जहां मैच हो जाए मेरा आंसर हो जाएगा। फिर वहां क्यों मैं सॉल्व करने के लिए 2 0 लाने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना।
जहाँ पर मेरा काम हो, जैसे अपन ट्रिगो और उन सब में याद है आप लोगों को क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में हो, आंसर भी थीटा के फॉर्म में, तो हम सोल्व थोड़ी करते, तो हम थीटा की कोई वैल्यू रख देते, भाई थीटा को 0 डिग्री डाल दिया या 90 डिग्री डाल दिया तो कोई वैल्यू मिलेगी। वही चीज ऑप्शन में पुट कर लेते थे, कहाँ मैच हो रहा है आंसर, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं, हम लोगों को पूछते रेंज ढूंढ लो, यहाँ पर पुट कहाँ करोगे, तो चांसेस कम है। इसीलिए डिटरमिनेंट में भी ऐसे क्वेश्चन का आने के चांसेस बहुत कम है कि आपको कुछ प्रूव करेंगे, वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा। बट कहने का मतलब है कि अगर प्रूविंग में अगर या ऑब्जेक्टिव में अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, राइट। सब्जेक्टिव आए तो फिर करना पड़ेगा, इसलिए मेनली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव में किसी सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड करना होगा तो आप इसमें 0 लाओगे तो अच्छा है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी करोगे तो हो जाएगा। तो 14 के सारे क्वेश्चन उस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर देखो 15 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूछ सकते हो, बोले कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, और ऑप्शन दिया होगा 0 होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इमेजिनरी होगी, ऐसा कुछ भी दे देंगे। तो फिर अब 15 क्वेश्चन में आपको दिया है कि ABC आर पॉजिटिव, ABC आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C बट ग्रेटर देन 0। तो आपको पूछा है ये प्रूव करके दो कि ABC, BCA, CAB की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ABC पॉजिटिव है पर बोल रहे डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा, तो आपको क्या लगता है सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट में R1 की वेरिएबल का साइक्लिक है डिटरमिनेंट, देखो तो जो रो यहाँ पर है इनफैक्ट ट्रांसपोज है ना, तो तीनों को साथ में लेके आ सकता हूँ, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस या तो C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी। तो फर्स्ट रो क्या बनेगा, कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, क्या रहा 1 1 1 B C A C A B। फिर नेक्स्ट स्टेप में C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू तो A प्लस B प्लस C ये 0, ये B माइनस C, ये C माइनस ये 0, C माइनस C। फर्स्ट रो लेके एक्सपांशन करेंगे, तो फर्स्ट रो लेके जब आप एक्सपांशन करोगे तो ये दो तो लेंगे नहीं, 1 जब लेंगे तो रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या रहेगा B माइनस C इंटू A माइनस B माइनस ऑफ C माइनस A का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इसका मल्टीप्लाई AB माइनस B स्क्वायर माइनस AC प्लस BC C माइनस A का स्क्वायर मिडल टर्म माइनस 2AC आएगा, माइनस माइनस प्लस 2AC और माइनस स्क्वायर। तो ये A प्लस B प्लस C है, क्या रह रहा है माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, AB प्लस AB प्लस BC और प्लस 2AC माइनस AC प्लस ये माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर नहीं है वो, माइनस कॉमन क्योंकि हमें आदत नहीं है उसको देखने की, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा A प्लस B क्या रहेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। ये क्वेश्चन एक्चुअली अब चालू हो रहा है कि अब कैसे प्रूव करोगे नेगेटिव, साइड बच्चे बोलते हैं सर बाहर माइनस लगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है।
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी नहीं है, उसमें भी प्लस बी नीचे होता है, और एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वो। तो अब कैसा होगा कि अब मुझे क्योंकि पूरे को क्या प्रूव करना है, नेगेटिव क्वेश्चन के हिसाब से, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्यों, बिकॉज ए बी सी ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 दिया है, तो तीन पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन पॉजिटिव ही होगा। तो हमें ये पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलरेडी बाहर एक माइनस है, और पूरे को अगर नेगेटिव प्रूव करना है तो मुझे कैसे किस चीज को पॉजिटिव प्रूव करना है, तो इससे ये मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड से बड़ा तो मुझे पता है। आपको अब इस पे दिमाग लगाना है कि ये कैसे पता चले कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और किसी को पॉजिटिव प्रूव करने का सबसे इजीएस्ट वे यही होता है कि उसको किसी का होल स्क्वायर बना, अगर बना सकते तो पहले तो किसी का होल स्क्वायर तो वही दिमाग में आएगा जो बना सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पर ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में क्या दिक्कत है, 2 नहीं है, एक काम करते हैं 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, मुझे समझ में आ रही कि 2 गायब है, तो एक बार वो 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, पर जिसको सोच के मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर समझ में आया कि ये तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर में तो तीनों टर्म पॉजिटिव होते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, यहाँ तो माइनस है, और दूसरी बात कि a स्क्वायर थोड़ी ना डबल होता है, तो वो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो नहीं बनने वाला है, बट इंडिविजुअल तो बना सकते थे। 2a स्क्वायर में a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर 2 बार c स्क्वायर, तो क्या करूंगा, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और 2ab को साथ ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, a माइनस b का एक a स्क्वायर बचा है उसको एक c स्क्वायर के साथ लेता हूँ और 2ca साथ में लेता हूँ, तो a माइनस a स्क्वायर दोनों का यूज हो गया, एक बी स्क्वायर बचा एक सी स्क्वायर बचा 2bc, तो स्क्वायर तो बन गया, बीच में प्लस भी आ गया, तो 3 स्क्वायर के एडिशन हमेशा पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू 0 भी होगा, तभी भी आप ये नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर के एडिशन पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, पर 0 कब होगा, जब तीनों 0 होंगे, और तीनों 0 होने के लिए a को b के इक्वल होना पड़ेगा, बना दिया, इसीलिए ये तीनों एक साथ 0 नहीं होने वाले हैं, तो फिर अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, और इनटू में नेगेटिव होने की वजह से पूरा आंसर ही इनफैक्ट कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस है, तो उसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके पे करना फिर इसका 17 क्वेश्चन, ये परसों जब संडे टेस्ट होगी आपकी ट्रिगो, तो हो सकता है कि इसको पूछूं मैं, क्योंकि ट्रिगो ही तो है, उसके अंदर सॉल्यूशन पूछता है,
2 equal to R2 minus R3. 17% बोल रहे हो ना? हाँ 1 plus sin square theta cos square theta 4 sin 4 theta, ये sin square theta 1 plus cos square theta 4 sin 4 theta sin square theta cos square theta and 1 plus 4 sin 4 theta equal to 0. ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना है आपको। इसके 0 से पाई बाई 2 के बीच में इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। क्या करोगे सबसे पहले इसके क्या करें R1 पहले तो मैं ये करूंगा C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है यार 1 लिख सकता हूं। पहला तो क्या करूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहे हैं मुझे पूरी डिटेल में, तो उसको साथ में लाऊंगा क्योंकि आइडेंटिटी यूज होती है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, C1 में कैलकुलेट करना चाहिए पहले से, डायरेक्टली 0 मत सोचो ना इसमें। तो क्या होगा 2 2 1, फिर ये cos स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये 4 sin 4 थीटा, ये 4 sin 4 थीटा। अब आपको दो जीरो एक साथ दिख जाएंगे, R1 में से R2 माइनस, तो R1 में से R2 माइनस, तो ये क्या हुआ 0 2 1, इसमें से इसको माइनस, तो -1 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये काम कर और थोड़ा इजी, ठीक है 2 जीरो आएंगे साथ में, और R2 में से भी R2 माइनस कर लेता हूं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, इसमें से जाएगा तो भी 1 बचेगा फिर, और इसमें अच्छा पहले ये इसमें से गया तो 0, इसमें से गया तो -1 है ना, और थोड़ा इजी हो गया सोल्व करते टाइम। ये बच्चा ये बच्चा और थोड़े के एक्सपेंशन कर लेते हैं, ये दोनों 0 है लेने की जरूरत नहीं, ये -1 है, -1 जब लोगे तो रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे, क्या बचेगा 1 प्लस 4 sin 4 थीटा माइनस माइनस प्लस 1, और आगे एक माइनस जाएगा, क्यों गैप का, ये माइनस माइनस तो +1 हो गया, 4 sin 4 थीटा इक्वल टू -2, तो sin 4 थीटा इक्वल टू -1/2, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, और थीटा के रेंज क्या दिया हुआ है 0 to π/2, थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, लाइन बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2, तो थीटा 0 से π/2 है, आपका तो एंगल 4 थीटा है, तो 4 थीटा बिटवीन 0 to, मतलब सर्कल पूरा घूमना है, और सर्कल जब आप पूरा घूमोगे तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ देगा, थर्ड फोर्थ, और थर्ड में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 प्लस, तो 5 प्लस 6 ना 1/2 होगा 30 डिग्री, 5/6, और एक सॉल्यूशन होगा फोर्थ में 2 पाई माइनस, ऐसे करते हैं ना, तो ये 7π/6, ये 11π/6, पर वैल्यू आपकी सॉल्यूशन मतलब 4 थीटा थोड़ी होता है, थीटा होता है सॉल्यूशन, तो थीटा की वैल्यू 7π/24 और 11π/20, पूछा क्या था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑब्जेक्ट ओवर पूछ लेंगे सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यही है। वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये आप लोग 18% पूछेंगे कैसे फॉर्मेट में, वो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दे देंगे,
बोलेंगे अल्फा इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, वो भी दे देंगे। फिर बोलेंगे देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड सी। फिर ऑप्शन होगा एपी, जीपी, एचपी, नन ऑफ दिस, है ना। जैसे इसमें हमें पता चल रहा है कि उन्होंने बोले कि जीपी है, पर अब कैसे करेंगे? ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस बी और 0। ये आप लोगों को ऑलरेडी इक्वल टू 0 गिवन है। रो 3 या कॉलम 3 को लेकर डायरेक्ट सॉल्व कर लो। किसको लेकर? रो 3 या कॉलम 3 को लेकर। एक 0 इसलिए, हाँ 20 को लेकर तो ऐसे प्रूव करना है। तो और इसमें ये भी सही होगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c भी कहीं ना कहीं आता होगा, वो भी एक कंडीशन दिया है अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन। पहले एक बार चेक कर लेने का भाई, कहीं पर अगर थोड़ा सा सोच के अगर 0 बन जा रहा हो, क्योंकि सोल्व करने में ऐसा नहीं डायरेक्ट सोल्व करोगे तो चलेगा, बट वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। कहीं 0 दिख रहे हैं आप लोगों को? मुझे दिख रहा है। एक तो देखो यहाँ पर ये ए अल्फा प्लस बी है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक तो बी भी कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा। और अगर ए अल्फा भी कट करवा सकूं तो 0 देगा ये। तो ए अल्फा कैसे कट करवाओगे? R3 इक्वल टू R3 माइनस अल्फा R1 माइनस R2। अल्फा R1 मतलब ए अल्फा कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा। सेम बी अल्फा भी कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा। तो ए बी ए अल्फा प्लस बी का कुछ नहीं कर सकता, बी सी बी अल्फा प्लस सी को कुछ नहीं किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हट जाएगा क्योंकि इसको आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया? अल्फा से, और 0 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या मिला होगा? माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस R2 माइनस बी अल्फा माइनस सी। ये समझ आया? अब जब 2 0 आ गए तो एक्सपांशन कर लेता हूँ, राइट? ये 2 0 इसको लेके एक्सपांशन करूंगा, ये इसमें से माइनस कॉमन लोगों को क्या बच रहा अंदर? ए अल्फा स्क्वायर टू बी अल्फा प्लस सी, माइनस कॉमन लिया, रो गया कॉलम गया, क्या रहा? AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। आपको बोला है कि यही 0 होगा, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 0 नहीं है। इसलिए दिया है कि अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर ये 0 नहीं होगा, गिवन है। तो फिर कंपल्सरी पर ये दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा, 2b देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज नॉट इक्वल टू, ये तो गिवन है। तो फिर कंपल्सरी क्या हो जाएगा? ac माइनस c स्क्वायर को 0 ना करो तो b स्क्वायर इक्वल टू रिलेशन पूछो कि a b c के बीच में क्या रिलेशन, तो दिया है इस तरह से। ये एंट्रेंस में इस तरह से क्वेश्चंस आपके फ्रेमिंग हो जाएंगे। फिर 19th ये क्वेश्चन है।
19 क्वेश्चन में PBC AQC और ABR ये हम लोगों को इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है P by P माइनस A, Q by Q माइनस B और R by R माइनस B। फाइंड P by P माइनस A प्लस Q by Q माइनस B प्लस R by R माइनस B। इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सोचूंगा मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे इसमें अब इस डिटरमिनेंट को क्या डायरेक्टली एक्सपांशन कर लूं या पहले कुछ जीरो बनाने की ट्राई करूं या कोई टर्म लाने की ट्राई करूं? P माइनस A लाने की ट्राई, P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C लाने की ट्राई करना, क्योंकि डायरेक्टली एक्सपांशन करो तो ये टर्म आने से रहे या लाने पड़ेंगे। पर डिटरमिनेंट को मुझे दिख रहा है कि P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C में आराम से ला सकता हूं। क्या करूंगा? R1 इक्वल टू और R2 इक्वल टू, so this one is P minus A, this one is B minus Q is 0, A minus A is 0, Q minus B, C minus R, A, B and R, this 0 दिया। अब दूसरा 0 लाने की ट्राई नहीं करना, जाएगा भी नहीं वैसे। अब तो नॉर्मल एक्सपांशन कर लो, इसको लेके एक्सपांशन कर लेता हूँ, जैसे टर्म चाहिए मुझे वैसे टर्म दिख रहे हैं। पहला टर्म P माइनस है, रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या होगा? Q माइनस B इंटू R माइनस B इंटू C माइनस R। अभी ब्रैकेट मत ओपन करो, ये टर्म चाहिए, ब्रैकेट ओपन करके फायदा नहीं है ना, ये तो चाहिए आपको। इसको बाद में देखते क्या करना है। माइनस ये प्लस और ये माइनस में आता है, रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, क्या बचेगा? 0 इंटू R इज 0 माइनस A इंटू C माइनस R इक्वल टू 0 की बात सही है। अच्छा अब देखोगे तो ये, अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ ये इसके साथ, तो पूरा क्या होगा? P माइनस A इंटू Q माइनस B इंटू R माइनस P माइनस A इंटू C माइनस R, P माइनस A इंटू C माइनस R, बट आपको C माइनस R नहीं किया, आपको R माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस ये B मल्टीप्लाई करेगा और दिस वन इज R माइनस, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये बचा B माइनस Q, जबकि आपको क्या चाहिए? तो माइनस कॉमन लोगे और आपको C माइनस R भी नहीं चाहिए, आपको R माइनस चाहिए, तो वहां से भी माइनस कॉमन लोगे तो दोनों का माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, और मैंने ये सब करने का रीजन ये सारे टर्म की जरूरत थी, वो सारे टर्म आ गया। बस अब एक ही प्रॉब्लम, दो टर्म से सारे आ गए बट सारे न्यूमरेटर पर, मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में। दूसरा, यहाँ दो दो के पेड़ मिल रहा है, आपको सिंगल सिंगल चाहिए। राइट, क्या करना चाहिए? डिवाइड बाय, क्योंकि आपको जब डिनोमिनेटर में चाहिए तब क्या करो? P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C से सामने तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? R बाई R माइनस C प्लस B बाई Q माइनस C प्लस A बाई P माइनस इक्वल टू 0। डिवाइड में आ गया, राइट। पर अब देखो, आपको तो चाहिए उसके सबसे R बाय R माइनस C है, वो मिला। B बाई Q माइनस B नहीं मिला है तो Q बाई Q माइनस B चाहिए, और जबकि मिला क्या है? B बाई Q माइनस, फिर आपको मिला A बाई B माइनस, जबकि B बाई B माइनस, सिर्फ एक ही टर्म मिला। यहाँ पर B बाई Q माइनस B की जगह पर आपको अगर Q बाई Q माइनस B बनाना होगा तो यहाँ क्या चेंजेस करो, इसके साथ ऐसा क्या करो सेकंड टर्म के साथ जिससे वो B बाई Q माइनस B की जगह पर Q बाई Q माइनस B बन जाए। Q माइनस B डिवाइड बाय B माइनस B करोगे तो कैसे बचेगा? मल्टीप्लाई बाय Q बाय B, मल्टीप्लाई बाय Q बाई B करोगे तो फिर डिवाइड बाय भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे।
तो बी को बी माइनस क्यू प्लस b बाई क्यू माइनस बी की जगह पर आपको q बाई क्यू माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पर इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरफ में कंपोनेंट डिवीजन तो नहीं होता है, दोनों तरफ रेशियो चाहिए। सर बी माइनस क्यू प्लस क्यू b माइनस क्यू प्लस क्यू एक तरह से ये कर सकते हैं कि आपको इनडायरेक्टली मतलब वही हुआ कि भाई b की जगह पर आपको क्या चाहिए, q चाहिए, तो मैं +1 कर लूंगा और एलसीएम ले लूंगा और +1 लूंगा तो सामने भी +1 करना पड़ेगा, एक तरफ से निकल नहीं होगा। एलसीएम तो देखो b भी कर गया, q बाई क्यू माइनस b कर गया और सेम यहाँ पर a बाई b माइनस a था, a कट करवा के p बनाना था, तो यहाँ पर भी +1, यहाँ पर +1 तो यहाँ पर भी +1। अब इसका एलसीएम लूंगा तो r बाई r माइनस c प्लस q बाई q माइनस b प्लस p बाई p माइनस a इक्वल टू 1 + 1 इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के थोड़े वेराइटीज बताए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हो, मतलब कोई रोज को प्लस माइनस करके हम जीरोस वगैरह बना सकते हो। अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट अगर एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें से एक एप्लीकेशन आप ऑलरेडी जानते हो, बस आपको पता नहीं है कि इसका एप्लीकेशन है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको याद है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करते हैं? ऐसा करते थे, ये x1 लिया तो फिर y2 माइनस y3, बस ऑर्डर चेंज नहीं करते थे अपने, और मोड इसलिए लगाते थे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला है, तो डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन ये क्या है आपका, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों आपके वर्टेक्स हैं, राइट, पर डिटरमिनेंट 2 y3 का तो होता ही नहीं है, 3 रो है बट कॉलम कितने हैं, 2 ही रो। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, तो तीसरा कॉलम मिसिंग है, तो मैथमेटिक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 1 एंड होने से रूल करना पड़ता है, 1 ये 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई उसकी क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट उन्होंने तीसरा कॉलम क्या ले लिया, 1। आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे यही तो मिलेगा। अब फर्स्ट कॉलम को लेकर सोल्व करो, x1 जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, तो x1 के साथ क्या आएगा y2 माइनस y5, करेक्ट। x2 जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, पर बीच में गैप आ गया, आगे माइनस होगा और यहाँ y1 माइनस y3 होगा, उसको प्लस बनाना होगा तो y1 माइनस y3 को y3 माइनस, और x3 जब लोगे तो ये रो और कॉलम कोई गैप नहीं है तो y1 माइनस। तो बेसिकली जो एरिया की फॉर्मूला तक हम यूज करते थे वो डिटरमिनेंट का एक एप्लीकेशन है, राइट। और बाहर एक ऑलरेडी ये डिटरमिनेंट का सिंबल, बाहर एक मॉड्यूलस होता है, वो मॉड्यूलस किसकी है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। तब बोर्ड लेवल पे आप लोगों को ये पूछेंगे कि आपको कोई मतलब इस एरिया को लेकर किस किस टाइप के क्वेश्चंस का फ्रेमिंग हो सकता है सब्जेक्ट में। एक तो बहुत सिंपल भाई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ढूंढना है, तीनों वर्टाइसेस दे रखा है, a-1 4 है, b2 5 है, c3 7, बोलेंगे इसका एरिया निकाल के। अब ये डिटरमिनेंट सोल्व कर लेना। कौन सा डिटरमिनेंट सोल्व करूंगा,
-1 4 1 2 5 1 3 7 1। बस इसमें तो राइट सोल्व कर दो, इसमें 2 जीरो लाने की क्या जरूरत है, बस यहाँ पर एक मोड लगा लेना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से डायरेक्टली एरिया निकालने का फिर डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो, काम हो जाएगा। सेकंड, आपको -1 दिया हुआ है, a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5, c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, k और बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 10 यूनिट। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ k। है ना, एरिया पहले देखिए कोई अननोन रख दिया जाए तो मैं यही लूंगा, बस क्या फर्क पड़ेगा, एरिया की जगह पर ये हाफ, ये -1, ये 4, ये 1, ये 2, 5 1 3 8 और 1। इसमें जो नॉर्मली स्टूडेंट लोगों से मिस्टेक होती है वो ये होती है कि उनको पता होता है इतना, फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 20, ये डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो k के फॉर्म में आएगा। वही मोड लेना भूल जाता है, मोड लेना भूल जाएंगे तो होगा क्या, आपको k की वैल्यू मिलेगी, जबकि k की कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि मोड जब हटाओगे तो सामने प्लस और -20 दोनों होगा, तो एक बार +20 ले तो एक बार -20, तो मोड भूलना नहीं। फिर इसी में आप ऐसा भी तो दे सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if triangle ABC if points AB and C are collinear। ये कैसे निकालते हैं, एरिया 0 हो जाएगा। AB से अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो फिर एरिया को क्या ले लूंगा 0, और एरिया को जब 0 तो फिर मोड का कोई मतलब नहीं है, 0 में तो क्या प्लस माइनस लगाओगे। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through (1, 2 and 5, 9) by using determinant। ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं पूछेंगे ना कि उनको क्या मतलब कैसे कर रहे हो, तो हाँ तो 2 पॉइंट है तो डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके लाइन का इक्वेशन तो फाइंड कर लूंगा, y - y1 = m * x - x1 का डिटरमिनेंट यूज करो। बढ़िया तो लिखा हुआ है डिटरमिनेंट, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड का, तो करना फिर डिटरमिनेंट ही पड़ेगा। तो कैसे करें, डिटरमिनेंट को यूज करके अब कैसे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लोगे कि जो लाइन कहां से पास हो रहा है, 1, 2 से और क्या करना है, एग्जैक्टली, क्योंकि भाई कोई लाइन है तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो मूवेबल पॉइंट कौन, x, y, z पॉइंट यहाँ पर भी है ही ना, x, y नाम का, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया 0 0 = x, y 1 1 2 1 5 9 1। x के साथ क्या देगा 2 - 9 तो -7x, -y के साथ 1 - 5 तो -4, और कांस्टेंट के साथ 9 - 10 तो -1 जो ये लाइन पे। अच्छा, एक डाउट ये आ सकता है जो आप लोगों ने पूछा नहीं मुझे, किस तरह इसमें आपको किसी पता कि x1 पहले रो लेना है, सेकंड रो भी तो ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ बीच में रखता तो सेकंड रो में आता, और हमें पता है कि जब रो इंटरचेंज होता है तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आता है, तो फिर आंसर अलग आएगा, बट सामने क्या है इसलिए यहाँ पर वो ऑर्डर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी जरूरत नहीं, कि मोड है बाहर तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो टेंशन मतलब कि कौन पहले रखो कौन बाद में रखो, किसी का भी आंसर नहीं है। तो एक तो हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एक इसका एप्लीकेशन है,
हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 है। तो प्रूव करके दो x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस b प्लस c प्लस a प्लस b माइनस c प्लस b प्लस c माइनस a प्लस c प्लस a माइनस, ये प्रूव करते हैं। एबीसी ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन वर्टेक्स है जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो बोला ये प्रूव कर सकते। अच्छा, ये स्मॉल ए बी क्या बोलोगे सर? नहीं, स्मॉल ए बी से मतलब कौन होता है? साइड के लेंथ, ए बी के लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल ए, बीसी के लेंथ को, एसी के लेंथ को, ये तो पता ही है। जैसे क्या लग रहा है इसको कॉमन ले लेंगे, वो कॉमन लेंगे तो हमारा नॉर्मल ट्रायंगल और एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट। तो एक चीज तो पक्की है, ट्राइंगल की बात हो रही है और अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट लाना चाहिए इनडायरेक्टली, यहाँ पर एरिया की कुछ तो बात हो रही है, राइट? तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे एक साइड में डिटरमिनेंट की बात हो रही है और एक साइड में लेंथ की बात हो रही है, तीनों साइड की, तो और ये एरिया की मिलेगा ये तो मेरे पास क्या ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूला, तो ऐसी कोई फॉर्मूला है जिसमें ट्राइंगल के लेंथ यूज होते हो? ट्राइंगल की एरिया की ऐसी कोई फॉर्मूला जिसमें आप लोग ट्राइंगल के तीनों साइड का लेंथ यूज करते हो? तो उसमें तो साइन एंगल भी चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूँ तो आप लोग 9 तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हाइट का थियोरम फॉर्मूला क्या यूज करोगे? उसमें एबीसी यूज होता है ना? क्या होता था थियोरम फॉर्मूला? A equal to root of S into S minus A into S minus B and S is the semi-perimeter A plus B plus B by 2। तो तीनों साइड का लेंथ AB से इससे एरिया निकलेगा, इससे एरिया निकलेगा, और अब मेरे पास एरिया निकालने के दो कंसेप्ट है। डिटरमिनेंट से निकालूंगा तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, आगे हाफ, ठीक है, इससे एरिया निकलेगा और थ्योरम फॉर्मूला से भी निकलेगा। एस मतलब कौन? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पर भी एस की जगह पर क्या रखूंगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस ए, तो 2 एलसीएम लूंगा तो क्या बचा होगा? बी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी करूंगा तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2, अंदर हो गया होगा। नीचे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 60, रूट के बाहर आया 1/4, 4 सामने गया तो 4/2 2, तब ऐसा बचा। तो y तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और सामने रूट के अंदर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी एंड ए प्लस बी माइनस। रूट चाहिए नहीं तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से पहले ये 2 अंदर जाएगा, अब 2 जब जाएगा तो सबके साथ जाएगा कि किसी एक के साथ जाएगा? किसके साथ भेजेंगे उसी का यहाँ पर है ना, तो 2 अंदर में जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, फिर अंदर स्क्वायर करना तो बहुत फिर आप लोग उसकी आपके मॉड्यूल में देखोगे
तो क्वेश्चन ये जो मैंने आपको करवाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। वैसे क्वेश्चन 29 है, बताओ कैसे करोगे? क्या हो डिम्पल, क्या होगी? हो गया। हो गया? किलोमीटर टाइम करके अगर 3/4 हो गया अरे किसके अंदर डालने का क्या इसको यहाँ पर एक तरफ कोई डिटर्मिनेंट और सामने 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, सही है? इसका क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे? मोटी a plus b plus c equal to 5 है। इसको आगे हम करते हैं। पहले तो a plus b plus c के जगह 5 डालोगे तो sin 5 तो 0 और कहाँ पर यूज कर सकते हो? एक तो होती a plus b को क्या लिखोगे? 5 minus c माइनस cos ठीक है। अब बराबर उसके बाद क्या? 0 लाना है। नॉर्मल तो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया गया ए ट्रांसपोज वाला है ना, ध्यान से देखेंगे आप उसको। तो a plus b plus c पाई दिया हुआ, तो आपने a plus b plus c को पाई रखा तो पहले 0 बन गया, फिर sin b था, फिर पॉजिटिव था, फिर यहाँ पर माइनस sin b है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर माइनस cos c है, यहाँ पर माइनस 10 है और ये 0। आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 है। तो या तो फिर जैसे हमें पता है कि 0 लाना होगा तो हम एक्सपांशन नहीं कर सकते। अब ये नहीं सोच सकते इसको एक्सपांशन करके 0 बना लो, वो आप नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो 2 रो 2 कॉलम सेम आ जाए, या तो एक रो एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 पे, वो लाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो फिर आप देखोगे कि ये रो और ये कॉलम के मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम इसका और इसका भी सेम है और इसका और इसका भी सेम है। देखो ये तो किसकी बात हो रही है? ट्रांसपोज की। सपोज लेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू a। तो हमें पता है कि a का डिटरमिनेंट का आंसर और डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज का आंसर सेम होगा, दोनों किसके इक्वल होंगे? a के बराबर। अब इसका ट्रांसपोज करूं मैं अगर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या फॉर्मेट लेंगे? यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस। तो
कितनी बार माइनस कॉमन? 3 बार बाहर आएगा तो एक ही बार बचेगा। 0 साइन बी cos टी माइनस साइन बी 0 tan a माइनस cos टी माइनस tan a और देखा जाए तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस आ गया और हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज कितना है? K, तो ये भी K है और ये इक्वल टू माइनस है तो 2K इक्वल टू ये आया समझ में आप लोगों को? अब आप लोगों को क्या करना है इसमें, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज बताई उस प्रॉपर्टीज सारी बुक में दिया हुआ है, उसका काम भी मैंने आपको बताया किस तरह से होगा। बट इन लोगों ने लास्ट 2 साल से मतलब लास्ट ईयर से इन लोगों ने प्रूविंग के क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। मतलब सिलेबस से न्यू बुक में से प्रूविंग के क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट होते थे वो हटा दिया हुआ एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि प्रूविंग के क्वेश्चन हमें बोर्ड में पूछेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछ सकते हैं एंट्रेंस में। बट मैंने जैसे बताया कि एंट्रेंस का अगर प्रूविंग का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं थोड़ी ना 2 0 लाना करूँ सब मेहनत करूँगा, मैं तो वहां से वैल्यू पुट करके चेक कर लूंगा, है ना। सपोज मेरा पूरा क्वेश्चन एबीसी के टर्म में, मेरा आंसर भी एबीसी के टर्म में, तो एबीसी की कोई वैल्यू छोटी छोटी डाल दूंगा 1 0 माइनस ऐसा कुछ भी, डिटरमिनेंट का कुछ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में वही पुट करके चेक कर लूंगा कहाँ मैच हो रहा है, राइट। तो आपको तो आप बोलोगे सर क्यों करवाना, और सारे एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं ना वो प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने करवाया कैसे यूज करना है। तब आपको इस डीपीपी में कौन से क्वेश्चन नहीं करोगे तो चलेगा। 8 का 5 तक किया था, अब 8 के सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। 8 में 40 43 39 40 ये क्लास में नंबर नहीं किया हुआ। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर तक मैं करवाता था बच्चों को, कि प्रूविंग का क्वेश्चन एक पूछा ही जाता था 4-5 मार्क्स का, और वो प्रैक्टिस की वजह समझ नहीं आता एग्जाम के टाइम पर कि 2 0 कैसे लाए, मतलब वो पूछते ही नहीं है, तो फालतू में उस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस डीपीपी 1 में क्या करना है, 1 to 7 करना था वो आपने कर लिया, 8 के 1 to 5 करने तो थोड़ा आइडिया मिल गया आपको प्रॉपर्टी क्या करनी है। 9 के आगे सारे करने हैं आपको, सिर्फ बस सारे करने हैं 9 से 10। उसमें वो जितने भी प्रूविंग के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं, तो वो करेंगे हम लोग 9 to 30 का अक्सर मैंने आपको क्लास में करवाई दिया, ठीक है। तो अभी तक डिटरमिनेंट का तुमने डिटरमिनेंट का सभी एक प्रॉपर्टी एक एप्लीकेशन बाकी एक एप्लीकेशन मुझे पता है, और एक इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। पर तब तक आपको 9 to 30 वाला पार्ट है